मुझे प्लीज ये बताइए कि एक्ट नंबर कौन सा है। सबसे पहले तो मैं यहीं से स्टार्ट करती हूँ, बीएनएस का बेसिक डिटेल्स। ठीक है, बीएनएस 2023। तो एक्ट नंबर बता दीजिए मुझे। 45। 45, परफेक्ट। आज एक्चुअली क्लास सिर्फ एमसीक्यूज रिवीजन की ही नहीं है, बट थोड़ा एमसीक्यूज के अलावा मैं कुछ कॉन्सेप्ट्स बताऊंगी। चैप्टर नंबर कौन सा था बताएगा कोई मुझे, जो सर ने कल भेजा था? चैप्टर नंबर बताइए। चैप्टर नंबर कौन सा था? ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट। 7। हाँ, बस यही पूछ रही हूँ। इनएक्टमेंट डेट बता दीजिए मुझे। इन्फोर्समेंट डेट। ईयर। 1 जुलाई। ठीक है, 1 जुलाई। अब मुझे बस ये बता दीजिए फाइनली कितने चैप्टर्स हैं। मैं खुद ही लिख रही हूँ, आप लोगों से पूछ नहीं रही, बट फिर भी बता दीजिए कितने चैप्टर्स है, कितने सेक्शन है। ओ मिट गया क्या? हाँ, बताइए कितने चैप्टर्स हैं और कितने सेक्शन हैं। 20 चैप्टर्स एंड 358 सेक्शन। तो ये हमारा एज यूजुअल जो बेसिक हम करते हैं वो ऐसी शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो चैप्टर्स आप लोगों को याद है। मैं एकदम ऊपरी ऊपरी पूछ रही हूँ, मुझे सिर्फ आप ये, अच्छा मुझे ये बताइए ये कौन सी रिपोर्ट से आया है? किसी को पता है कौन सी नंबर रिपोर्ट से आया है? स्टैंडिंग पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की कौन सी रिपोर्ट से आया है? कभी एमसीक्यू पूछ लें। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की कौन सी रिपोर्ट थी? ये कितने नंबर की रिपोर्ट थी, याद है किसी को? ये याद रख लो, एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। 247th रिपोर्ट। ठीक है, ये याद रखना, 247th रिपोर्ट। इतना याद हो गया, ये तो बेसिक्स हैं, ये तो याद ही हो गया होगा आपको। इतनी बारी तो मेरे साथ क्लासेस ले चुके हो, ये तो याद ही हो गया होगा अच्छे से। रेपिटेटिवली करवाती रहती हूँ, रिपीट ही करती रहती हूँ हर बारी, जरूरी भी है। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, मैं रैंडमली पूछ रही हूँ, चैप्टर 1 में क्या है? प्रिलिमिनरी, वेरी गुड। सेक्शन 1 to 3। 3। चैप्टर 2 में क्या है? पनिशमेंट। सेक्शन 4 to 13। 13। ठीक है, वेरी गुड। ये हो गया प्रिलिमिनरी, ये हो गया पनिशमेंट। पीआरई लिख देती हूँ, पीयूएन लिख देती हूँ। चैप्टर 3 क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, जनरल एक्सेप्शन। वेरी गुड। सेक्शन 14 से लेके 44। 44। ठीक है, अच्छा हैंगमैन वाला कौन सा सेक्शन है? जिसमें आप बोलते हो ना कि इनको, हैंगमैन को बोला जाता है हैंग करे। क्या बोलते हैं हैंगमैन को हिंदी में? जल्लाद। हाँ, तो इनको इनको तो वैसी एक्सेप्शन है ना, अगर इनको इफ दे आर एक्ट 60, क्या बोला मैंने? इस गलत तो नहीं? 18 नहीं भाई, 16। ये याद कर लो, 16 नंबर है, 18 नहीं है। कोई भी एक्ट जो कोर्ट के ऑर्डर के द्वारा या जजमेंट द्वारा कोई एक्ट परफॉर्म करना पड़े, और हैंगमैन का काम ही ये होता है कि हैंग टू डेथ, उनका तो काम ही है ना, तो दे आर ऑब्वियसली प्रोवाइडेड विद, मतलब उनको तो एक्सेप्शन दिया ही जाता है। समझ रहे हो बात को? एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड। ठीक है, उनको तो एक्सेप्शन दिया ही जाएगा। तो सेक्शन 16 याद कर लो, लाइफ में कभी नहीं भूलना, हैंगमैन का सेक्शन है। आता है एमसीक्यूज में, अगर आप लोगों ने प्रीवियस ईयर पेपर्स देखे हो तो। आता है कि नहीं आता? 14 to 44 को ना एक एक सेक्शन को याद कर लो, इसमें कुछ भी मिस नहीं करना। इसके अंदर की लैंग्वेज, इसके एग्जाम्पल और एक एक सेक्शन, इसको रोज देखो, रोज रोज देखोगे ना याद हो जाएगा। 16 याद कर लो, हैंगमैन का सेक्शन है। अब 4 में कहाँ से कहाँ तक दिया हुआ है और क्या मेंशन किया हुआ है? अबेटमेंट है। हाँ,
नहीं, 3 चीजें है ना, अबेटमेंट, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एंड अटेम्प्ट। हाँ, तो यहाँ लिखती हूँ अबेटमेंट, AB, अटेम्प्ट एंड क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। अब इसके मुझे सेक्शन मैंने पूछे थे पहले भी, अबेटमेंट का सेक्शन कौन सा है? अबेटमेंट ऑफ अ थिंग 45। अटेम्प्ट का कौन सा सेक्शन है? 62। कॉन्स्पिरेसी का कौन सा सेक्शन है? क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी 61। ठीक है, ये याद कर लो ऐसे करके ना। अच्छा, आप लोग क्या नोट्स प्रिपेयर करते हो? जैसे मैं ये जैसे यहाँ लिख रही हूँ, तो आप लोग क्या अपने खुद के ऐसे नोट्स बनाते हो कि जिसमें आप ऐसे स्मार्ट नोट्स, मैं ना यूजीसी पढ़ाती हूँ, ठीक है, यूजीसी में तो सिर्फ प्री का एक ही पेपर होता है, कोई मेंस तो होता नहीं हमारा यूजीसी में, तो मैं उनको बोलती हूँ स्मार्ट नोट्स प्रिपेयर करो। स्मार्ट नोट्स का मतलब ये होता है कि आप इन डेप्थ मत बनाओ, बेसिक बेसिक चीजें बस, कि यहाँ से यहाँ सेक्शन है, ये एक सेक्शन को 1 वर्ड में लिख दिया, ऐसे क्या कभी लाइफ में भूलोगे नहीं। मैं आप लोगों को स्मार्ट वर्क सिखा रही हूँ बस। स्मार्ट नोट्स का मतलब ही ये है कि एक एक सेक्शन, जैसे आपने लिख दिया सेक्शन 16, राइट में आपने लिख दिया हैंगमैन, तो ऐसे याद रहेगा आप लोगों को। ये तरीका मैं बता रही हूँ बहुत बेनिफिशियल है, बहुत स्टूडेंट्स को बताया और बहुत लोग इससे फायदे में रहे हैं। एंड में क्या होता है, जब आप प्री देने जाते हो ना, बस वो नोट्स उठा लो अपने, उसमें इतना इन डेप्थ लिखा नहीं होता, 1 वर्ड करके लिखा होता है। जब आप जाओगे जाते हुए अपने ट्रेन में या जैसे भी आप लोग जा रहे हैं गाड़ी में, उसको रिवाइज करते जाना। क्यों, आइडिया सही नहीं है ये? अब ये बताओ कहाँ से कहाँ तक है, क्या है? देखो मैंने बहुत गलतियां करी हैं पीछे, मैंने खुद भी। मैं क्या करती थी, मैं ना शॉर्ट नोट्स नहीं बनाती थी, मैं लंबा लंबा लिखती थी आंसर्स। फिर मैंने रियलाइज करा अगर मैं एक टीचर हूँ, तो टीचर तो अपने स्टूडेंट को सही गाइड करेगा ना। अब बच्चे क्या लंबा लंबा लिखते हैं। हाँ देखो, मेंस के लिए इट इज डेफिनेटली इंपॉर्टेंट, यू नीड टू राइट आंसर्स एवरी डे। थोड़ा थोड़ा करके आंसर राइटिंग करो, टाइम निकाल निकाल के, चाहे एक एक दो दो क्वेश्चन, फिर धीरे धीरे आपका बढ़ता जाएगा। मेंस के लिए तो करो, प्री के लिए इतना रिक्वायर्ड नहीं है इन डेप्थ। तो ये कहाँ से कहाँ तक है? 45 से 62। वेरी गुड। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 7 तक ही जाएंगे। 5th में कौन सा है? वुमेन एंड क्राइम। हाँ, वुमेन एंड चाइल्ड है ना। 5th का कहाँ से कहाँ तक है? 63, 95, ओके 99। 99। हाँ बस ये ध्यान रखना, 98 और 99 ना बड़ा पूछेगा प्रीलिम्स में। 98 में क्या है? एक में बेचना है बच्चों को मीमिंग के लिए और एक में खरीदना है, हाँ, मतलब तो बेचने वाला रखने के पहले। लिए। हाँ बिल्कुल परफेक्ट। तो एक में बेचना है, एक में खरीदना है। बेचने वाला है 98, पहले बेचने का सोचेंगे फिर खरीदने का। सेलिंग पहले, बाइंग बाद में। ठीक है, तो ध्यान रखना 98 और 99। अब आता है 6th चैप्टर। क्या बोलता है ये, कहाँ से कहाँ तक है? सेक्शन 100 से बताओ। 146। पक्का? ठीक है, वेरी गुड। 146। ठीक है, 146। इसके साथ आप लोग याद करेंगे चैप्टर नंबर 17 जो बात करता है प्रॉपर्टी से रिलेटेड। वो कहाँ से कहाँ तक है? एनीवन? 303 से 303 से बताओ बताओ। अभी तो सर कराएंगे ये वाला पार्ट। कोई नहीं, देख के बता दो, कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो याद करने की बात है। 334 तक। हाँ ठीक है, 303 से 334 तक याद रख लेना इसको। 303 से 334 तक ये आपका हो गया प्रॉपर्टी रिलेटेड। ठीक है, 1 से 146 हो गया आपका कौन सा रिलेटेड? बॉडी रिलेटेड। ठीक है, अब आते हैं, ये अलग रख दो। ठीक है, अब आते हैं लास्ट जो आज हम करेंगे, चैप्टर नंबर 7। क्या बात करता है ये और कहाँ से कहाँ तक है? बॉडी। हाँ, 147 से 158, राइट। ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट। बॉडी नहीं भाई, बॉडी तो ऊपर वाला हो गया ना चैप्टर 6, मिक्स मत करो। अब देखो सर ने कहाँ तक करा दिए, कायदे से ये सारे चैप्टर्स करा दिए सर ने, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, 7th वाला सर ने वीडियो भेजी थी, इट्स हार्डली 15 मिनट्स वीडियो, छोटी सी वीडियो है, इसको देखो। और आज मैं थोड़ा सा इसका आइडिया दे देती हूँ। अब मुझे बताओ कि सबसे पहले एमसीक्यूज पे आते हैं, या मैं आई थिंक सबसे पहले आप लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ।
व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड ट्रीजन? और पहले मुझे बताओ ट्रीजन का सेक्शन कौन सा है? ट्रीजन का सेक्शन कौन सा है? 147। ना 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 ना। ट्रीजन का अभी अभी सर ने उस आप लोगों ने वीडियो, आई थिंक वीडियो में मेंशन करा है, सर ने नहीं करा, देखते हैं। बट ट्रीजन का मतलब क्या है? अपनी खुद 152। हाँ 152 राइट आंसर। 152 इज द सेक्शन फॉर ट्रीजन। ये क्या कहता है? मुझे सेक्शन की हेडिंग पढ़ के बताओ एक बारी। ट्रीजन क्यों वर्ड दिया गया है? हाँ हाँ पढ़िए पढ़िए, कोई नहीं पढ़िए। Act in endangerment, sovereignty, unity and integrity of India. हाँ, संप्रभुता, एकता और अखंडता, राइट? इन तीनों को जो एंडेंजर कर रहा है एक्ट, उसको हम ट्रीजन बोलते हैं। ट्रीजन जो वर्ड आया है ना, वो फ्रेंच वर्ड से आया है, ट्राहीजन। ट्राहीजन मीनिंग बिट्रेयल। क्या मतलब हुआ इसका? बिट्रे करना, बिट्रेयल। ठीक है, अपनी ही खुद की स्टेट को, एन एक्ट ऑफ बिट्रेइंग योर ओन नेशन और अटैकिंग इट्स सॉवरेनिटी। तो संप्रभुता, एकता और अखंडता को आप इंडेंजर कर रहे हैं, तो ये सब चीजों का आप इंडेंजर कर रहे हैं। तो ये अब इन्होंने सेडिशन पहले था आईपीसी में, कहाँ पे मुझे ये बताओ? ये तो बीएनएस चल रहा है, आईपीसी में कहाँ था? 124 में कुछ। हाँ हाँ बिल्कुल सही है, बस ए भूल गए, 124 ए में था। ठीक है, ओके। अब मुझे बताओ कि हमने इसको रिप्लेस करके ये क्यों ले आए? तभी आपके मन में प्रश्न उठा, क्योंकि पहले शब्द अलग थे, अब शब्द अलग हैं थोड़े। अब कभी आपको ये चीज आपने सोची है या दिमाग में आया है कि हम लोग ट्रीजन को क्यों लेके आए हैं? Why is there a change? क्या होता था पुराने टाइम में, जब ये सेडिशन का टाइम था, तब ब्रिटिश रूल करता था हमें। ब्रिटिश रूल करता था, तो ये फ्रीडम फाइटर्स होते थे ना, आपको पता है भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, पता नहीं कितने फ्रीडम फाइटर्स थे। तो इनको चुप कराने के लिए ना ये सेडिशन था। ठीक है, सेडिशन लॉ लाया गया था। ये क्या करते थे, फ्रीडम फाइटर्स को ना साइलेंस करने के लिए लॉ बनाया गया था। इसको बोलते थे कॉलोनियल लॉ। कॉलोनियल लॉ, ओल्ड कॉलोनियल लॉ। कभी क्या है ना, आपको जजमेंट राइटिंग में ये जरूर आएगा कि क्यों चेंज हो गया, अब ट्रीजन क्यों लाया गया। ठीक है, तो अब क्या है कि तो हम जो अब इन्होंने ना इसको नैरो डाउन कर दिया। पहले तो हर किसी को चुप करा देते थे कि भाई इन्होंने अगर गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज भी करा है या कुछ गलत बोला भी है तो इनको साइलेंस करा देना। बट अब ये लोग ट्रीजन जो लाए हैं, अब जो ये लोग ट्रीजन लाए हैं वो क्यों लाए, आपको क्या लगता है? ये कहते हैं हम इसको नैरो, इसको हम, ये पहले खुला लॉ था, सब चीज इसमें इंक्लूडेड थी। फ्रीडम फाइटर्स को फालतू में इनजस्टिस होता था उनके साथ और उनको साइलेंस, उनको चुप कर दिया जाता था। फिर इन्होंने इस चीज को कम कर दिया, इसको नैरो डाउन कर दिया लॉ को, और बोला जी अब जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट क्रिटिसिज्म होगी ना, सारी क्रिटिसिज्म को हम पनिश नहीं कर सकते। तो ट्रीजन को वो कर दिया, छोटा कर दिया। उन्होंने बोला अब क्रिटिसिज्म ऑफ द गवर्नमेंट को पनिश नहीं किया जाएगा। सेडिशन में क्या था, हर किसी को, कोई किसी गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ क्रिटिसाइज कर देता था, कोई शब्द बोल देता था, तो उसको पनिश कर देते थे। अब यहाँ पे इन्होंने 3 शब्द डाल दिए, संप्रभुता, एकता और अखंडता पे अगर इफेक्ट होता है, यानी सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी में, तो तब आप उसको पनिश करोगे। और फालतू की, जैसे अगर किसी ने कुछ क्रिटिसाइज कर दिया या कोई स्पीच दे दी, उस बेसिस पे आप पनिश नहीं करोगे। आई बात समझ में? थोड़ी थोड़ी आई समझ में? अब मैं इसको एक और तरीके से समझाती हूँ अगर नहीं है। जो ऐसे आप बातें बोल रहे हैं, ऐसी चीजें बोल रहे हैं जिससे एंटी नेशनल एक्ट्स हों, कहते हैं ना एंटी नेशनल एक्ट्स हों, यानी नेशनलिस्ट थिंकिंग के खिलाफ कोई एक्ट कर रहे हैं, या जो वायलेंस की ओर ले जाए, या फिर कोई ऐसा सेपरेटिस्ट जो अलग करें,
चीजों को, सेपरेटिस्ट एक्ट्स हो, अगर ऐसी कोई चीजें होती तब हम उसको ट्रीजन में पनिश करेंगे, तब हम पनिश करेंगे। बट अगर आप सिंपली गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करो कुछ शब्द बोल के जो कि पीसफुल शब्द हैं, समझ रहे हो, पीसफुल हैं वो वर्ड्स, आप सिर्फ गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करो, क्या इन बेसिस पे आप ट्रीजन में पनिश कर सकते हो? नहीं कर सकते। आई बात समझ में? पीसफुल वर्ड्स के बेसिस पे आप नहीं कर सकते। इसके ना बहुत सारे लैंडमार्क जजमेंट्स हैं। अगर किसी को कोई एक जजमेंट याद है तो मुझे बता दे प्लीज। एनीवन ट्राई कीजिए, मैं चाहती हूँ आप लोग बोलें। कोशिश कीजिए। ट्राई ट्राई ट्राई। कोई भी केस याद हो आपको? चलो मैं बताती हूँ फिर। इसमें बहुत सारे कुछ जजमेंट्स है वैसे तो। देखिए इसमें एक बहुत ज्यादा लैंडमार्क जजमेंट है जो मैं बता रही हूँ, इसको लिख लीजिए। केदारनाथ, लिख लीजिए इसको, सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ठीक है, वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ये बहुत लैंडमार्क जजमेंट है, इसको लिख लीजिए, बहुत लैंडमार्क है। यहाँ पे इन्होंने क्या करा था, सेडिशन 124A को कॉन्स्टिट्यूशनल बोला था इट इज कॉन्स्टिट्यूशनल। इसको लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का। कभी आप लोग मेंस आंसर राइटिंग करेंगे तो ये जजमेंट जरूर लिखिएगा, केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ठीक है। अब इसने बहुत एक स्पष्ट तरीके से एक बात बोली थी, अगर आप कोई स्पीच दे रहे हैं, ठीक है, और अगर उस स्पीच के थ्रू, उस स्पीच के द्वारा वायलेंस हो जाता है या पब्लिक डिसऑर्डर हो जाता है, तब वो पनिशेबल होगा। जहां पे मैंने क्या वर्ड बोला, जहां वायलेंस, दंगा फसाद हो जाता है उन शब्दों के जरिए, ठीक है, तो वहां पे वो पनिशेबल होगा। पर सिंपल मेयर क्रिटिसिज्म, सिंपली एक व्यक्ति क्रिटिसाइज कर रहा है गवर्नमेंट की पॉलिसीज को पीसफुली, मतलब कि गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसीज निकाली और उसको पीसफुली आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो वो पनिशेबल नहीं होगा, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये बहुत लैंडमार्क जजमेंट है। अभी भी कह रही हूँ, ये बहुत ज्यादा मतलब पूछा जाता है। इवन आप जब लोग आंसर राइटिंग करेंगे ना, इसको जरूर लिखना। आया समझ में? टफ तो नहीं लगा? तो 124 एक कॉन्स्टिट्यूशनल कहाँ पे प्रूव हुआ है? केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में। अभी मुझे सर ने जो वीडियो भेजी है उसको जरूर देखना, उसमें खैर ये जजमेंट नहीं है, ये तो मैं आप लोगों को वैसे ही बता रही हूँ, कभी आ जाए। अब इसके साथ एक केस है, मैं और लिख लेना, विनोद दुआ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसने क्या करा? इसने बस कुछ नहीं करा, जो केदारनाथ की जजमेंट है ना, केदारनाथ की तो जजमेंट है, उसी को ही रीअफर्म करा। रीअफर्म का मतलब समझते हो? वही चीज वापस बोल दी, ठीक है। इन्होंने यही बात बोली कि आप अगर सिंपली कुछ शब्द बोल रहे हैं जिन शब्दों के द्वारा, मतलब वो पीसफुल है, वो सिर्फ गवर्नमेंट के अगेंस्ट आप बोल रहे हैं या किसी पर्टिकुलर अथॉरिटी के खिलाफ बोल रहे हैं, इट्स जस्ट सिंपल वर्ड्स क्रिटिसाइजिंग समवन, अगर वो वर्ड्स, क्या वो पनिशेबल होंगे? वो नहीं होंगे। अगर वही वर्ड्स वायलेंस कर दे, दंगा फसाद मचा दे, तो वो पनिशेबल होंगे, ठीक है। अब आई समझ? ये बात नहीं आई? यस सर। अब हाँ ठीक है, बस येस और नो कह दिया करो, मुझे ऐसा लगता है मैं अपने आप से बात कर रही हूँ, वरना 1 2। तीसरा एक लिख दो, बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये, स्टेट वर्सेस नवजोत संधू। ये सारे मैं सेडिशन और ट्रीजन से रिलेटेड ही बता रही हूँ। स्टेट वर्सेस नवजोत संधू, नवजोत संधू, ये पार्लियामेंट अटैक केस भी बोला जाता है, इसको लिख लेना, पार्लियामेंट अटैक केस 2005, नवजोत संधू, इसको पार्लियामेंट अटैक केस भी बोला जाता है। इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं, ये देख लो बस एक बार। मेरा मन था मैं बता दूं, मैंने आपको बताया, क्योंकि अब यहाँ पे क्या था, जो ये टेररिस्ट अटैक्स हुए थे ना पार्लियामेंट पे, उस बेसिस पे वेजिंग वॉर का इशू आ गया था,
ठीक है, और यहाँ पे वॉयलेंट रिबेलियन हो गई, वायलेंस वर्ड आ गया, अब समझ लो। तो क्या ये पनिशेबल होगा, मेरा प्रश्न आप लोगों से है। कोई भी एक्ट जिसमें ये जुड़ गया, वायलेंस, दंगा फसाद जुड़ गया, क्या वो पनिशेबल होगा? बताइए। बताइए बताइए, आज कहाँ गायब है सब? पनिशेबल होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जी। हाँ बस, तो आप ये थोड़े जजमेंट्स लिख लेना। अब आपको मोहम्मद अफजल गुरु का भी पता है, बहुत फेमस है, यही पार्लियामेंट अटैक केस में जो हुआ था, तो इसमें भी कहीं ना कहीं हमारी देश की एकता पे आई नहीं थी बात, यूनिटी, इंटेग्रिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया पे बात आई थी। तो इस मोहम्मद अफजल गुरु वाले केस में क्या ट्रीजन, ट्रीजन से हम पनिश कर सकते हैं? डेफिनेटली कर सकते हैं, पनिशेबल हो गया। ठीक है मैम कन्हैया कुमार का भी तो केस था ना इसी तरीके का? हाँ हाँ हाँ, स्टेट वर्सेस कन्हैया लाल भगत का था, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस कह रहे हो ना? नहीं मैम, वो कन्हैया कुमार का केस। अरे इसमें तो बहुत सारे जजमेंट्स है, मैं तो मेन मेन ही आपको बता रही हूँ, मुझे बता देना उल्टा कौन सा है कन्हैया कुमार का केस, मेरे को इतना याद है। एक स्टेट, पता नहीं एक्चुअली, वो कन्हैया कुमार ने ना जेएनयू में स्टेट के अगेंस्ट नारे लगाए थे हाँ ना। हाँ 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 हाँ, डेफिनेटली। पर उसमें उन्होंने क्या बोला था, अगर यही हेट स्पीच जो वो दे रहे थे एंटी नेशनल है तो वो पनिशेबल होगा, अगर यही हेट स्पीच सिर्फ पीसफुल है और गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रही है तो वो पनिशेबल नहीं होगा। मुद्दा यही था। अब उनकी हेट स्पीच से अगर वायलेंट प्रोटेस्ट हो रहे हैं, दंगा फसाद हो रहा है, लोग एक दूसरे पे मतलब मारपीट कर रहे हैं, तो वो अगर इंसाइट कर रहा है उस चीज को तो वो डेफिनेटली पनिशेबल है। बस ये ध्यान रखना फर्क। ठीक है, एक ये भी कर लो, केहर सिंह मैंने बता दिया आपको, हाँ केहर सिंह तो केदारनाथ सिंह बता दिया। ठीक है, एक ये भी कर लो, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसमें भी ये बात कर रहा है 121 अप्लाई हो रहा है, केहर सिंह। एक बार आप लोग ना प्लीज ये जजमेंट जरूर देख लेना, केहर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1989 का जजमेंट है ये, इंदिरा गांधी, पीएम इंदिरा गांधी असैसिनेशन जजमेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भी इन्होंने ये बोला कि ऑब्वियसली यहाँ पर इन्होंने स्टेट के अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी हुई है इसलिए वो पनिशेबल होगा अंडर 121 एंड 302 ऑफ आईपीसी, 121 एंड 302 ऑफ आईपीसी। तो बस अभी इतना आप लोग कर ली, देख लीजिए। ठीक है, मैंने जानबूझ के आज आपको ये जजमेंट्स बताई है। ठीक है, और इसको एक बार देखना, और अगर आप लोग को कोई डाउट्स लग रहे हैं तो मुझसे जरूर पूछना। अब आपको डिफरेंस समझ आया बिटवीन सेडिशन एंड ट्रीजन? बस इतना शुरुआत में मैंने बता दिया था कि सेडिशन जो था वो सिंपली फ्रीडम फाइटर्स को चुप कराने के लिए था, पुराना लॉ था कि ब्रिटिशर्स ने बोला कि भैया हम इनको बोलने का मौका नहीं देंगे, अगर ये गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ भी बोलते हैं हम इनको चुप कराने के लिए सेडिशन लगा देंगे। फिर इसको नैरो डाउन कर दिया, इसको ऐसा कर दिया कि बोला सिर्फ वही एक्ट्स जो हमारे देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता को इफेक्ट करे उन एक्ट्स को ही पनिशेबल किया जाएगा, और वो एक्ट्स भी तभी पनिशेबल होंगे जब वो वायलेंस को या इंसाइट कर रहे हैं, जैसे ये वर्ड्स मैंने लिखे थे, एंटी नेशनल है, वायलेंट है और सेपरेटिस्ट है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। सिंपल अगर कोई व्यक्ति आके गवर्नमेंट की पॉलिसीज को बोल रहा है कि ये गलत है, ये ऐसे नहीं होना चाहिए, ये ऐसे क्यों कर रहे हैं, मतलब वो सिंपली क्रिटिसाइज कर रहा है, वो नहीं होगा पनिशेबल। मेरे को बस एक सिंपल सा एक डिफरेंस आप लोगों को बताना था। ठीक है, और ये वाले केसेस चारों कर लीजिएगा, आई थिंक 1 2 3 4। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक इतना हमारा हो गया। अब आप लोग ना प्लीज, मैं आप लोगों से ना कुछ एमसीक्यूज करवाना चाह रही हूँ, रिवीजन तो मेरी होगी, कुछ एमसीक्यूज कराना चाह रही हूँ, मैंने प्रिपेयर करे हैं आप लोग के लिए। तो मेरे पास में एक्चुअली इसमें पेन वर्क नहीं कर रहा है, तो आप मुझे बता, एक सेकंड बस होल्ड करिए। आप लोग मुझे चैप्टर नंबर 7 का ही बताएंगे आज सिर्फ। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 का ही बताएंगे, क्योंकि मैंने इसलिए कल की लिख दिया था उसमें कि मैं सिर्फ चैप्टर 7 का ही लूंगी। प्रिपेयर्ड है? यस मैम। ठीक है, बढ़िया। तो अब बताइए मुझे, सेक्शन नंबर 147 ऑफ बीएनएस डील्स विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंसेस? दिख रहा है ना आप लोगों को, कुछ छोटा तो नहीं लग रहा? बी। बी
waging war against ठीक है, बी कहता है सेक्शन 147 कहता है वेजिंग और अटेम्प्टिंग टू वेज वॉर और अबेटिंग ऑफ वेजिंग ऑफ वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो वेजिंग वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बी, बट मेरे पास अभी वो टिक करने के लिए है नहीं, तो मैं ऐसे ही बता देती हूँ कि बी है। नेक्स्ट, punishment for waging war against the government of India under 147 includes punishment, बताइए इसमें क्या रहेगी? ए, डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट। याद रखना डेथ वाली, मैंने आप लोगों को एक लिस्ट भी बताई हुई कि डेथ वाली जहां जहां है ना उसको याद कर लो अच्छे से, 147 उसमें आता है। ए joins an insurrection against the government of India, under which section is he liable? B 147 147 सेक्शन। अब मुझे कोई ये बताओ इंसरेक्शन क्या होता है? एनीवन? इंसरेक्शन ट्राई करो, शर्माओ नहीं। विथड्रॉ करना। हाँ, विथड्रॉ करना। और यहाँ पे इंसरेक्शन का मतलब है राज्य विरुद्ध करना, बेसिकली राज्य के अगेंस्ट आप इंसरेक्शन कर रहे हो। ठीक है, आप मेरी थोड़ी, मैं हिंदी भी आजकल इम्प्रूव कर रही हूँ, तो डोंट माइंड, आप लोग मेरी हिंदी भी ठीक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 147 इज द राइट आंसर, ये होगा। नेक्स्ट, 148 क्या कहता है? डील्स विद व्हाट? 148 किससे डील करता है? कॉन्स्पिरेसी टू वेज वॉर। ए, ठीक है, ए। चलो बढ़िया, पढ़ रहे हो यार, वेरी गुड, ए आंसर है फोर्थ का। फिफ्थ पे आते हैं, अंडर सेक्शन 148 टू कॉन्स्टिट्यूट अ कॉन्स्पिरेसी इट इज नेसेसरी दैट एन इलीगल एक्ट अकर्स, नॉट necessary that war begins, not necessary Not Yes. necessary that any act or omission occurs. ऐसा क्यों? पर 148 पढ़ा है? attempt inchoate offense एग्जैक्टली, इट इज एन इनकोएट ऑफेंस। तो सिंपली अगर आप लोग इसमें कोई एक्ट या ओमिशन नहीं भी होगा तो भी वेरी गुड आंसर। अब नेक्स्ट, पनिशमेंट क्या होगी 148 की? Death. A life imprisonment ए, लाइफ। डेथ नहीं, डेथ तो 147 है ना। Okay, sorry. हाँ, कोई नहीं, गलती होती है, पर इसको ठीक करके फिर रिवाइज कर लेना। हाँ जी। 149 किससे डील करता है? A Collecting arms to wage war. ठीक है, आर्म्स को कलेक्ट करना। अब देखो, आप लोग ये सेक्शंस नहीं करके जाते, फिर एमसीक्यू आ जाते हैं उठ के, मैंने सोचा आज मैं बना ही लेती हूँ। 149 में और क्या बोला? कलेक्टिंग मेन्स आर्म्स और एम्यूनिशन मस्ट बी डन विद व्हाट? B Intention of. इंटेंशन। हाँ, वेजिंग और प्रिपेयरिंग वॉर। ठीक है, वेरी गुड। इसमें ए, सी और डी, और कभी ना कभी आंसर ना है ना, एक टिप दूंगी, जो बिल्कुल ही गलत लग रहा है उसको कट कर दिया करो, नेगेटिव वाले आंसर्स को कट करो, फिर जो बचता है उसको मार्क करो। कभी कभार ऐसे ही करना पड़ता है, तुक्के पे मत जाया करो, बस तुक्के पे नहीं जाना हमने कंप्लीट। हाँ, इसका 9th का क्या? 10 years or A. life. वेरी गुड, 10 years और लाइफ। 150 डील्स, एक सेकंड, 150 डील्स विद व्हाट? 150 किससे डील करता है? A concealment ए, वेरी गुड यार, बढ़िया है, पढ़े हो उसका मतलब। कंसीलमेंट अंडर 150 मस्ट बी डन। अब यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, इंटेंशनली, नोइंगली टू फैसिलिटेट वॉर, विदाउट एनी इंटेंट। हाँ, A Intentionally. Okay. छुपाना। ठीक है, तो 11 का आंसर है ए। देखो इसमें क्या बोलता है कि कंसीलमेंट मस्ट बी इंटेंशनल और नोइंग, कि या तो वो इंटेंशनली करो या तो मेरे एटलीस्ट नॉलेज हो, उसका ज्ञात हो कि भैया वो अगेंस्ट द, इट कैन लीड टू वेजिंग वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट। ठीक है, तो सेक्शन 151 बताओ क्या है, इंपॉर्टेंट है ये सेक्शन, 12वां नंबर, सेक्शन 151 क्या कहता है? असॉल्टिंग द। अब मैं बताऊं, ये जहां शब्द आते हैं ना, प्रेसिडेंट और गवर्नर, इसको मार्क करके सेक्शन अलग से लिख लिया करो कॉपी पेन पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। 151, द इंटेंशन ऑफ द असॉल्ट मस्ट बी टू कंपेल और रिस्ट्रेन लॉफुल पावर्स, टू इंजर फिजिकली ओनली, A. टू थ्रेटन। ए, यहाँ पे उसकी लॉफुल पावर को या तो रोक लगाया जाता है या उसे जबरदस्ती की जाती है। ठीक है, प्रेसिडेंट या गवर्नर। द मैक्सिमम पनिशमेंट अंडर 151 इज हाउ मच?
Life. कायदे से तो 7 ज्यादा। 7 7 years of 7. अब देखो ये एमसीक्यूज में अगर उठ के आ गया तो मैं भी, मेरी जैसा व्यक्ति अगर पढ़ा नहीं होता ना तो मैं भी लाइफ इम्प्रिजनमेंट ही मार्क करके आती, क्योंकि प्रेसिडेंट और गवर्नर की बात है। बट यहाँ पे ध्यान रखना 7 इयर्स है, ठीक है। 152 डील्स विद, ये पहले तो बताओ है क्या सेक्शन जो अभी मैंने बताया, रीजन। तो इसका आंसर क्या होगा? संप्रभुता, एकता और अखंडता को जो एंडेंजर करे, ये होगा आंसर। वेरी गुड। 15 हो गया। अब 16 पे आते हैं। एक्ट अंडर 152 मे बी डन बाय ए, या तो आप शब्दों से करेंगे या साइन से या विजिबल रिप्रेजेंटेशन से, इन सब के जरिए कर सकते हैं। 152 पनिशेस दोज हु, बताइए। सेक्सेशन। और अच्छा, सेक्सेशन क्या होता है? आर्म्ड रिबेलियन क्या होता है, कुछ पता है? कभी जब ऐसे शब्द आते हैं तो आप लोग नहीं सोचते कि मैं मतलब देखूं कि क्या है शब्दों का मतलब? बताओ, ट्राई करो, देख के बता दो। अलगाव। कितनी बेसिक हिंदी तो मुझे भी नहीं आती। अलगाव बोलते हैं। अलगाव, ये अच्छा शब्द है, मैं पहली बार ही सीख रही हूँ। अलगाव। हम हिंदी में यही लिखा है। हाँ, अलगाव ही होगा। अच्छा, मेरे को भी सिखा रहे हो, अच्छी बात है। मेरे को नहीं पता था सेक्सेशन को अलगाव बोलते हैं। वेरी गुड। अब मतलब आप किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल यूनियन या कंट्री से आप विड्रॉ कर रहे हैं फॉर्मली, राज्य या किसी समूह से आप बेसिकली अलग हो रहे हैं, फॉर्मल रूप से आप अलग हो रहे हैं, तो इसको सेक्सेशन बोलते हैं। तो आप जब ये चीज एक्साइट कर रहे हैं, इस चीज को आप इनकरेज कर रहे हैं, सेक्सेशन को अलग होने का एक इंकरेजमेंट कर रहे हैं, तो वो भी पनिशेबल है अंडर दिस सेक्शन। एक सेकेंड ना। ठीक है, वेरी गुड आंसर, अच्छा है, जवाब दे रहे हो। मैं पनिशमेंट अंडर वन, अब पनिशमेंट क्या रहेगी 152 के अंडर? 18th आंसर। life पहला या 7 imprisonment ईयर। or 7-year imprisonment. वेरी गुड। अब ये साथ साथ मेरे साथ साथ करते करते ना जरा याद भी करते जाना, ठीक है। कमेंट्स एक्सप्रेसिंग डिसअप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट एक्शंस आर नॉट ऑफेंसेस इफ, ध्यान रखो, 19th। पक्का? ए मैम। हाँ, Yes, ma'am. डन। डन टू ऑब्टेन ऑल्टरेशन बाय लॉफुल मीन्स, ठीक है। लॉफुल तरीके से सिंपली चेंजेस ला रहे हो आप, ऑल्टरेशन ला रहे हो, पीसफुल तरीका है आपका। आप सिंपली कुछ ऐसे मतलब बातें बोल रहे हो जो आप, मैंने अगेन बताया ना, गवर्नमेंट पॉलिसीज को पीसफुल तरीके से, लॉफुल तरीके से आप क्रिटिसाइज कर रहे हो, उससे कोई वायलेंस नहीं हो रहा, कोई दंगा फसाद नहीं हो रहा, तो वो बेसिकली क्या है? गुड इवनिंग सर। सर आ गए क्या? चले गए, चलो। बताइए सेक्शन, क्वेश्चन में सेक्शन बोल रहे, क्वेश्चन नंबर 20 बताइए। 153 डील्स विद A, waging war against a foreign state at peace with India. इंडिया के साथ शांति बनाए हुए कोई स्टेट है, फॉरेन स्टेट है, उसके साथ आप वॉर वेज कर रहे हैं। पनिशमेंट फॉर वेजिंग वॉर, इसका 153 की पनिशमेंट क्या होगी? 7 ईयर। आप ध्यान रखना, क्या 152 और 153 की सेम पनिशमेंट है? सॉरी, 150, हाँ एक बार चेक करना जरा। 153 तो आपने बता दिया ए, राइट। और एक और जगह हमने सेम पनिशमेंट पढ़ी है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट और इम्प्रिजनमेंट अप टू 7 इयर्स। बताओ। 152 में। हाँ, तो अब कैसे याद रखोगे इसको? बस मैम 152 दोनों स्टेट के अगेंस्ट है। हाँ, बस इसमें एट पीस है, उसके अगेंस्ट चले गए हैं आप। बस याद रखना 152 153 की सेम पनिशमेंट है, ठीक है। 154 में आ जाओ, क्या बात करता है? ए। वेरी गुड। कमिटिंग डेप्रेडेशन ऑन फॉरेन टेरिटरीज एट पीस विद इंडिया। डेप्रेडेशन क्या होता है? कोशिश करा करो मेरे साथ, मेरी भी हिंदी अच्छी हो जाएगी। ये रिवीजन क्लासेस का मतलब ये नहीं डरना है, अच्छे से जवाब देना है।
लूटपाट सुना है वर्ड? अभी सर के आपने वीडियो देखी नहीं, उसमें सर बोल रहे हैं बार बार डेप्रेडेशन को लूटपाट, है ना? किसी जगह पे आप हमला करके लूटपाट मचाते हैं, ठीक है, तो उसको बेसिकली उसको डेप्रेडेशन ऑन फॉरेन टेरिटरीज, जो फॉरेन टेरिटरीज इंडिया के साथ शांति में है, शांति बनाए रखे हुए हैं, उनके अगेंस्ट आप कमिट कर रहे हैं डेप्रेडेशन यानी लूटपाट। 154 में पनिशमेंट क्या है इसका बताइए? ए ए ए, ठीक है, वेरी गुड, ए 7 years। हाँ, अब ध्यान रखना 154 में एक शब्द है फोर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी, एमसीक्यूज में आ रखा है। 154 के साथ मार्क कर लो और लिख लो फोर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है। 155 में क्या बोलता है? ए लूटपाट द्वारा जो आपको, लूटपाट करके जो आपको प्रॉपर्टी मिली है उसको रिसीव करी है, ठीक है, तो वो उसका ध्यान रखना, वो 154। तो 154 और 155 एक तरीके से सप्लीमेंट्री है, साथ साथ पढ़े जाएंगे, ठीक है, ठीक है। 153, 154 एंड 155 ये तीनों साथ साथ पढ़े जाएंगे, ठीक है, समझ रहे हो बात को मेरी? A person who knowingly receives property taking during depredation under 155, इसका क्या होगा? ए ए, वेरी गुड। अब नेक्स्ट सेक्शन, एक सेकंड, सेक्शन 156 अप्लाइज टू व्हाट? खत्म होने वाला है बस ये पूरा। पब्लिक सर्वेंट वॉलंटरी। हाँ, पब्लिक सर्वेंट वॉलेंटरीली अलाउइंग स्टेट प्रिजनर टू एस्केप। अब ध्यान रखना 156 में मार्क कर लो वॉलेंटरीली, मतलब वो अपने आप से, अपनी स्वेच्छा से उसको, स्टेट प्रिजनर को एस्केप करा रहे हैं, भगा रहे हैं उसको वहां से। और 157 में क्या है? नेग्लिजेंटली। ध्यान रखोगे ये चीज, ये शब्द लिखना यहाँ पे वॉलंटरली 156 में मार्क कर लो, 157 में मार्क कर लो नेग्लिजेंटली। अब इसकी पनिशमेंट बताओ कितनी है? ए लाइफ इम्प्रिजनमेंट। हाँ, ठीक है, ए सॉरी 157 में वर्ड मैंने क्या बोला था? नेग्लिजेंटली, ठीक है। अब पनिशमेंट बता दीजिए 157 का। सिंपल इम्प्रिजनमेंट। 3 साल और फाइन। 3 साल और फाइन, ठीक है। आ गया यहाँ तक समझ? कंफ्यूजन तो नहीं है? सिंपल इम्प्रिजनमेंट है। अच्छा, मुझे आप कोई बताओ फोर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी कहाँ दिया गया था, कौन से सेक्शन में? ध्यान से देखो, ये देखो फोर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी किस सेक्शन में दिया गया था? ये देखो ना 154। इसको याद कर लो, कभी आ जाए कि कौन से ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट में फोर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी भी है एज अ सॉर्ट ऑफ पनिशमेंट। अब बस यहीं तक है क्योंकि इसके आगे फर्दर हमें नहीं करना। 158 रिलेट्स टू 8, क्या है 158 क्या बोलता है? किसी को आप मदद कर रहे हो एस्केप करने में, और हार्बरिंग स्टेट प्रिजनर और प्रिजनर ऑफ वॉर, ठीक है। 158 इसकी पनिशमेंट। अच्छा ये बताओ, अ पर्सन इज सेड टू कमिट द ऑफेंस इफ ही, बताओ। ए, knowingly assist in escape वेरी or गुड, वेरी गुड। अब पनिशमेंट बता दो इसकी। life imprisonment और 10 years, ठीक है। क्या कंफ्यूजन हो रही है? हाँ, ये वाला भी करते हैं। अकॉर्डिंग टू 158 अ स्टेट प्रिजनर ऑन पैरोल। व्हाट इज पैरोल? ये कभी समझ आया सेक्शन? कभी पढ़े हो इसको ढंग से? पैरोल क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? व्हाट इज अ पैरोल? इसमें सर ने वीडियो में बताया हुआ है। थोड़ा बहुत आइडिया पैरोल का। प्रिजनर पैरोल पे क्या होता है? रिलीज होता है कि इतना। पैरोल पीरियड क्या होता है? टेम्परेरी पीरियड नहीं होता कि आप प्रिजनर को रिलीज कर देते हैं जब अभी उसकी सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुई है, पर बोला आपने सुना होगा पैरोल पे छोड़ दिया। अच्छा, मुझे इसको हिंदी में बताओ क्या मतलब है? मेरे को भी नहीं पता, आप बताओगे? बताना, मुझे जरूर बताना। चलो मैं ये चीज आप पे छोड़ती। पैरोल में क्या था, इस सेक्शन में बोला गया कि स्टेट प्रिजनर को ना इतने लिमिट्स में रहना है कि समझ लो उसको दिल्ली में रहना है, दिल्ली के बाहर यूपी नहीं जाना या एमपी नहीं जाना, दिल्ली के लिमिट्स में रहना है। तो वो सरकमस्क्राइबिंग लिमिट्स होती है जहाँ पे पैरोल में उसको अलाउ किया जाता है, उसको एक मतलब टेम्पररी रिलीज मिलता है कि इतने पीरियड के लिए आप पैरोल पे हैं और आप अपना। बट अब वो व्यक्ति वो दिल्ली के क्षेत्र से बाहर निकल जाता है, यानी ही गोज बियॉन्ड। क्या होगा आंसर?
he goes beyond limits, मतलब वो दिल्ली के क्षेत्र से बाहर चला जाता है, तो इसका मतलब वो क्या कर गया? He escapes from lawful custody. ठीक है, समझ गए बात को? हाँ, अब बताओ ओवरऑल का मतलब क्या है? ओवरऑल का मीनिंग क्या है? अभी पीछे के बस सिंपली क्वेश्चंस हैं, ये सिंपल क्वेश्चंस है। ओवरऑल का मीनिंग क्या है? इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? हिंदी के शब्द तो बताओ मुझे साइड बाय साइड। धमका, धमकी कह सकते हो, इंटिमिडेट बाय फोर्स और थ्रेट, ओवरऑल। ठीक है, डेप्रिडेशन का तो मतलब अभी बता ही चुकी हूँ, प्लंडरिंग और लूटिंग। प्लंडरिंग और लूटिंग, अभी मैंने बोला लूटपाट करना। आतंकी वर्ड बिल्कुल सही बोला, ओवरऑल का मीनिंग। ठीक है, प्लंडरिंग और लूटिंग। अब आ जाओ, खत्म ही होने वाला है। वेजिंग वॉर मीन्स, वेरी गुड, ए। सेक्शन 147 कैन बी पनिश्ड विद, ऑफेंस कैन बी पनिश्ड विद। 147 में क्या पनिशमेंट है? ए, वेरी गुड। ये रिवीजन ही हो रहा है, खत्म ही होने वाला है। टू कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस अंडर 149 अ पर्सन मस्ट, 149, हाँ 149 में वन वर्ड याद करोगे तो ए याद कर लेना, कलेक्टिंग मेन और आर्म्स। 152 क्या है? यूज ऑफ, हाँ ये टर्म तो आप लोगों ने पढ़ा नहीं होगा, एक बार जरूर पढ़ना। द यूज ऑफ फाइनेंशियल मीन्स फॉर सक्सेशन इज पनिशेबल। इसका मतलब समझा? सक्सेशन मैंने क्या बताया था, जो समझाया था फॉर्मली। अब आप पैसों के जरिए, सॉरी, फिर बोलिए बोलिए, आप ही बोलिए, बोलिए। मैंने कुछ बोल नहीं रहे थे। अच्छा, बोल नहीं रहे थे, मुझे लगा कुछ बोल रहे थे, मैंने बीच में टोक दिया। तो आप अगर पैसों के जरिए सक्सेशन करवा रहे हैं, मतलब एक टेरिटरी, कोई टेरिटरी को आप अलग करवा रहे हैं, सक्सेशन समझ गए थे ना? या अभी सक्सेशन समझ नहीं आया था? बताइए मुझे। हाँ, तो बस यही है, कोई नहीं, बस। हाँ, और एक और बात आप लोगों को बतानी, कल मॉर्निंग में क्लास होगी। अभी सर टाइमिंग लिख देंगे, क्योंकि आजकल दिवाली का थोड़ा माहौल है, तो ऊपर नीचे टाइम ना हो तो पहले ही इन्फॉर्म कर देंगे। आप लोग भी फिर अपना अपने काम कर लेना उस हिसाब से, ठीक है ना? एक कहते हैं ना, सेक्सेशन का मतलब है किसी राष्ट्र से अलग होके आप स्वतंत्र अपना बना रहे, अस्तित्व बना रहे हैं। अलगाव वर्ड बोला था, बिल्कुल सही बोला था। तो 153 डील्स विद वॉर अगेंस्ट व्हाट, बताइए। फॉरेन स्टेट पीस विथ इंडिया। हाँ, ये ना, राइट। नेक्स्ट 150 क्या है? कंसीलमेंट मस्ट बी डन टू, डिजाइन टू वेज। वेरी गुड, वेरी गुड। इलस्ट्रेशन इन 147 रेफर्स टू, ये तो बहुत ही शुरुआत में, राइट। इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन मीन्स, रिग्रेट और इंटेंशन। अच्छा बताओ मेरे को, कितनी पनिशमेंट्स हो गई हैं टोटल? 7 सिक्स 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 6 सिक्स हमारी कम्युनिटी सर्विस है ना। सेक्शन कौन सा है बताओ? 4 कम्युनिटी सर्विस। 4, ठीक है। अब 151 अप्लाइज व्हेन, 151 में मार्क कर लिया आप लोगों ने प्रेसिडेंट वाला बात, गवर्नर। ए, वेरी गुड। 155 क्या है? पनिशेस पर्सन हु, वेरी गुड। ऑफेंस अंडर 154 इन्वॉल्व्स, डिप्रेडेशन वर्ड याद रखो। हाँ, ए। कंसीलमेंट अंडर 150 इज पनिशेबल अप टू हाउ मच? राइट, परफेक्ट, 3 years नहीं है। 152 कमेंट्स एक्सप्रेसिंग डिसअप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट एक्शन, बताओ, ये तो पहला ही आंसर मैंने ही बता दिया। अगर लॉफुली हम कोई चीज बोल रहे हैं या कर रहे हैं तो ऑफेंस नहीं होगा। अ पब्लिक सर्वेंट अलाउिंग एस्केप ऑफ स्टेट प्रिजनर नेग्लिजेंटली इज कवर्ड अंडर, 157। ध्यान रखना, नेग्लिजेंटली 157 है। पब्लिक सर्वेंट नेग्लिजेंटली काम कर रहा है, 157 है। वॉलेंटरीली कर रहा है तो 156 है। हाँ, लास्ट, द ऑफेंस ऑफ हार्बरिंग अ स्टेट प्रिजनर इज 158। तो कैसी लगी क्लास? समझ आई सारी?
ठीक लगी। चलो, ये ऐसा चैप्टर है जो रिवाइज होता नहीं है यूजुअली, मुझे पता है, तो मैंने सोचा आज इसको करा देती हूँ। ठीक है, तो थैंक यू, एंजॉय करो। बाकी सुबह का टाइम जो होगा उसमें सर पढ़ा देंगे, मैं आई लेट यू नो। ठीक है, कोई किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट्स है तो पूछ लें प्लीज। No, thank you. चलो, No, ma'am, थैंक यू। thank you. Okay, bye. Good Thank night. you. चलो, सबने पार्टिसिपेट करा, अच्छा लगा। गुड नाइट।